उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, लेकिन साथ ही उन्होंने उस ट्वीट में लिखा कि उन्हें नहीं लगता कि ये जीत जो है उनको जेल से जल्द रिहा करवा पाएगी, और ऐसे में होगा ये कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन फिर एक बार पार्लियामेंट में नहीं हो पाएगी बारामुल्ला से। देखिए, उमर साहब ने पहले ही अपना मौका वाज़ह किया है, और लेकिन इस बारामुल्ला के जो वोट है उससे भी आपको ये नतीजा अखज़ करना होगा कि वहाँ पर भी ऐसी जो ताकतें हैं जो 5 अगस्त 2019 के फैसले को या तो जायज़ या उसके खिलाफ कोई बड़ा उनका कोई तजाद नहीं था या कोई उनका उसके बारे में एहतजाज नहीं था, उन फोर्सेस को फिर भी आवाम ने वहाँ पर भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको कबूल नहीं किया। मजमूई तौर पर सारे कश्मीर में ये मैं आपको ये देश के हित में, मुल्क के मफाद में ये है कि ये पैगाम जो है अवाम का, ये पैगाम इसको मिस इंटरप्रेट ना किया जाए, ये 370 के जो फैसले कदम किए उसकी उपलब्धि है या उसकी फजूलियाबी है, बल्कि ये है कि अवाम ने जो ये मौका समझा, ये मौका उनको मिला कि वो अपने जज्बात की तर्जुमानी करे, अपनी सियासी उमंगें जो है उनकी बात करें, और उन्होंने इसको वसीला बनाकर, जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की, ये वोट सारा जो है ये 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ है, और एक जो मरकज में जो भी सरकार बनेगी उसके लिए ये उसको लाजमी होगा, उसके ये तकाजा करता है कि उसका बगौर जायजा ले कि लोगों की राय क्या है, लोग क्या चाहते हैं। दरअसल क्या है कि 5 अगस्त के बाद जो एक नैरेटिव नॉर्मलसी का बनाया जा रहा है, देखिए टूरिज्म को वसीला बनाकर, लेकिन है ही नहीं। और इसी तरह जो बारामुल्ला का वोट है वो भी है, उन जो हम भी कहते रहे हैं कि जो सैकड़ों हमारे नौजवान इस वक्त अम्बेडकर नगर में, आगरा में, तिहाड़ में, बाकी जगह जो मुक़य्यद हैं, उनकी रहाई की बात हो और उनकी जो पहले मुंतकली की बात हो, ये सारा उसी एक हिस्सा है मजबूरी तौर पर। और उन जो बीजेपी ने खुद इलेक्शन में न आकर जो ताकतें उन्होंने उतारी थी, और उनको ये तवक्का की कि उनके जरिए वो तस्दीक कराएं उन 5 अगस्त 2019 के फैसलों को, वो नाकाम हो गई। ये नाकामी है, सरासर नाकामी है ये बीजेपी। लेकिन आप क्या इसको कंप्लीट नाकामी बोलेंगे, क्योंकि जिन 2 सीटों पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, जुगल किशोर तो जीत चुके हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत के कगार पर है, पहुंच ही रहे हैं, तो ऐसे में जहां कैंडिडेट नहीं खड़े किए वहां समझ में आता है, लेकिन कैंडिडेट जहां पर उन्होंने नहीं भी खड़े किए वहां की बात नहीं की जा सकती। तो आपको क्या लगता कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी वो सही थी? मैंने कही कि कैंडिडेट 543 सीटों में से 3 पर कैंडिडेट न खड़े करना, और किस पस मंजर में, 5 अगस्त के फैसलों के पस मंजर, ये खुद एतराफ़ था उनका कि नाकामी हमारी है, कोई हासिल नहीं हुआ। दूसरी बात है, अगर आप जम्मू का भी देखेंगे और लद्दाख और करगिल का भी देखेंगे, जब आप हॉलिस्टिक एक व्यू लेंगे, मजमूई एक व्यू लेंगे, मजमूई व्यू लोगों ने नकारा, लोगों ने मुस्तरद किया 5 अगस्त 2019 के फैसले, क्योंकि जम्मू भी पीड़ित है। जम्मू की जो पीड़ा है वो भी 5 अगस्त 2019 के फैसलों की वजह से, वहाँ की नौकरियाँ नहीं है, वहाँ के रिसोर्स पर हमला किया जा रहा है, वहाँ के जो वसाइल है वो लिए जा रहे हैं, ज़मीनों पर आक्रमण किया जा रहा है, तो वहाँ भी यही सेंटिमेंट है। देखिए, बात यह है कि हम मुल्क के खिलाफ नहीं है। देखिए, अगर बोडोलैंड में क्या तरक्की नहीं थी, क्या मणिपुर में तरक्की नहीं थी, क्या बाकी नॉर्थ ईस्ट में तरक्की नहीं थी, हाँ तरक्की के बाद भी उनका एहतराम किया गया, उनकी उमंगों का, उनकी जो एस्पिरेशंस, उनका एहतराम किया। इसी तरह हम चाहते हैं कि जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, लद्दाख और करगिल के लोगों की, उनकी एस्पिरेशंस को। अब लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के लोग जो है मास रेजिग्नेशन हुआ, करगिल में हमने देखा हाजी हनीफा हालांकि जो है आगे बढ़ते हुए, लेकिन वो नाराज होकर, और आपकी पार्टी की तरफ से भी उनको इंतबाह दिया गया था। वो नाराजगी जी वो नाराजगी पार्टी के अंदर है, लेकिन ये सच नहीं है कि आज बीजेपी वहां से हार गई इलेक्शन। और अगर बीजेपी के जो फैसले थे, 5 अगस्त के सरकार के फैसले थे, वो लद्दाख को रास आए होते, तो आज तो वो कह सकते हैं कि ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारा जो अचीवमेंट्स है। लेकिन कहा नहीं लद्दाख के लोगों ने, लद्दाख के लोगों ने मुस्तरद किया, और लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनकी एक स्टेट हो, 6 शेड्यूल हो। तो ये बता दें मसूदी साहब, तो क्या ये समझे कि लद्दाख में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी इस तरह से, ताकि बीजेपी जो है वो हार जाए? देखिए, मैं स्ट्रेटजी की बात नहीं करूँ, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाक़ है कि बीजेपी को वहाँ के लोगों ने मुस्तरद किया। और लद्दाख के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी होगी, लद्दाख और करगिल एक हैं, वो यूनाइटेड है जहाँ तक पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की बात आती है, उनमें कोई तज़ाद नहीं है, वो इकट्ठे हैं, जो उनका एपेक्स कमेटी है वो इकट्ठी। जी बिल्कुल। तो बात यह है कि देखिए, जो भी सरकार आ जाएगी मरकज में, उनको देखना चाहिए जैसे वो नॉर्थ ईस्ट का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह वो जम्मू कश्मीर को ये ना निशाना बनाएं
देखिए हमारे नौजवान इस वक्त बेरोजगार हैं, हमारी वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है, हमारी ज़मीनों से हमें ज़मीनें छीनी जा रही हैं। तो बात यह है कि आप अगर महाराष्ट्र में मराठा के लिए रिजर्वेशन रखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं वहाँ असेंबली में पास करते हैं, उत्तरांचल कहता है कि हम करेंगे यहाँ पर रिजर्वेशन, चलिए बहरहाल अब आपके दो नुमाइंदे जो है, आपके दो कैंडिडेट्स वो पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, तो वो जरूर इन मुद्दों पर बात करेंगे। मैं वानी साहब से, ये सिर्फ कैंडिडेट्स की बात नहीं है। मैं वानी साहब से यहाँ पे पूछना चाहूंगी, इंजीनियर रशीद जो है इनके हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि पहले ही गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कह दिया था कि हमारे काडर जो चाहते हैं कि सपोर्ट किया जाए, और वही जो है अब जीत दर्ज कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि एक संपत्ति थी लोगों के अंदर कि इंजीनियर रशीद साहब जेल में है और अर्थात 5 साल से है, तो लोगों में एक रुझान बना कि एक रास्ता उनको निकलने का यही है कि अगर वो जीत हासिल करेंगे तो जेल से निकल सकते हैं, जिसमें तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर और इंजीनियर रशीद साहब के हक में हक राय दही का इस्तेमाल किया, और जिसमें मैं समझता हूँ उमर साहब ने भी एक ट्वीट किया और कहा मुबारकबाद दी। ये लीडरशिप में एक बड़ापन होता है कि लीडर हारते हैं, जीतते ही ये चलता रहता है, इससे कोई न कमी आती है तो न कोई बढ़ जाता है। अब इंजीनियर रशीद के हक में जो ये फैसला हुआ, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो सरकार बनेगी उसको सोच करनी होगी कि उसको जेल से छोड़ना पड़ेगा और बाज़ाब्ता पार्लियामेंट के अंदर वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। मैं अपनी तरफ से इंजीनियर रशीद साहब को और उसकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और रूहुल्लाह साहब को और मैं अल्ताफ साहब को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है कि एक जिम्मेदारी, एक जीत जो है वो जिम्मेदारी है, लोगों की अक्कासी, उनकी तामीर की अक्कासी, उनकी जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को आप कहाँ तक पूरा कर सकते हो, उन पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बोला कि पॉलिटिक्स में और लीडरशिप में ये बड़प्पन होता है कि जो जेस्चर दिखाते हैं, कर्टसी जो होती है, कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। पर ये मुझे बता दें कि इस चुनाव में डीपीएपी का वजूद जो है वो कहाँ पर अब आप देखते हैं? देखिए, डीपीएपी एक नई जमात है और जिस जमात का एक शुरुआत थी ये, और शुरुआत ये थी कि इस पस मंजर में गुलाम नबी आज़ाद साहब की एक तारीख थी जो उन्होंने काम किया था बतौर चीफ मिनिस्टर के रियासत जम्मू कश्मीर में, और ऐसा काम किया था, तारीखी काम किया था। ये तमाम ये सब लोग जानते हैं, ये फारूक साहब जानते हैं, उमर साहब जानते हैं, महबूबा जी जानती हैं, हसनैन मसूदी साहब जानते हैं, और आजाद साहब ने इतना नहीं किया। जब 370 का मसला पार्लियामेंट में आया तो हसनैन मसूदी साहब वही गवाह है कि 90 मिनट गुलाम नबी आजाद साहब ने बाजिद लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में बोला कि ये गलत फैसला है, ये फैसला नहीं होना चाहिए, 370 को नहीं उठाना चाहिए, उसको नहीं हटाना चाहिए, इलीगल हटाया गया। लेकिन 370 के बारे में एक गुलाम नबी आज़ाद साहब है जिसने वहां बात खुल के की। अब मैं ये चीज नहीं कहूंगा कि 370 के बारे में उन्होंने बोला भी था कि जब इसको या तो अगर फुल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में आती है तो जब जाके वापस आएगा, या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वापस कर रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी केस जो है वो खारिज हो गया, डिसमिस हो गया। तो कुदरती बात है, अब हम उस बहस में नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी जो जमात है, हमारी जमात है जो कार्य, जो काम गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रियासत के लिए किए हैं, तो हमारी छोटी सी जमात ने शुरुआत की है, तो हम शुक्रगुजार हैं लोगों के जिन्होंने वोट हमारे हक में। ठीक, बहरहाल ये बात सही है कि नई पार्टी है, अभी बहुत सी जंगें लड़ना बाकी है, असेंबली चुनाव भी आने वाले हैं। हमारे साथी मनोज कौल भी जुड़ चुके हैं। मनोज, 2019 में बीजेपी के पास 2 सीटें थी, तो इस बार भी 2 सीटें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 थी, तो इस बार 2 मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो इंजीनियर रशीद भी जो है अब लगभग जीत के करीब ही पहुंच चुके हैं। मनोज,
हाँ देखिए, यहाँ पर जिस तरह का यह समीकरण बना, ख़ासतौर पे अगर हम नॉर्थ सीट की बात करें, जो बारामूला की सीट है, जब उमर अब्दुल्ला ने वहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया था तो ऐसा माना जा रहा था कि वो उनके लिए एक सेफ सीट है, इसीलिए उन्होंने उस सीट का इंतखाब किया था और जो सेंट्रल कश्मीर की सीट है, श्रीनगर की सीट है, वो आगा रूहुल्लाह के लिए छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद एक सरप्राइज एलिमेंट आया जो इंजीनियर रशीद के तौर पे आया, और वहाँ ये देखा कि इंजीनियर रशीद के उसकी जो पार्टी है, उसके जो फर्जंद हैं, उन्होंने जिस तरह से कैंपेनिंग की, उस कैंपेनिंग में सबसे बड़ा जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो ये था कि 2019 के बाद जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जो 2019 में फ़ैसला लिया गया है जिसमें सभी पार्टियां, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, या बाकी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, या बाकी जो ग्रुप हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग ये कहते थे कि जो फ़ैसला हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस में काफ़ी मोहतात थी, उसका ये कहना था जो फ़ैसला हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। सर दफ़ा 370 जब हटाया गया तो वो गलत तरीके से हटाया गया, उसका प्रोसीजर गलत था। यानी जितनी भी कश्मीर सेंट्रिक, जिनका भी जो वोट बैंक है जो कश्मीर घाटी के अंदर है, कश्मीर वैली के अंदर है, तो उन्होंने साफ साफ इसको अपोज किया था। उसके बाद हमने देखा कि कई लीडर उनमें जेल भी गए। लेकिन इंजीनियर रशीद का जो बेटा है और उनके जो पार्टी है, उन्होंने उसी चीज़ को बुनाया। उनका ये कहना था कि सभी लीडर जब उसके बाद जेल ले गए थे, लेकिन एक एक करके सबको रिहा कर दिया गया, लेकिन इंजीनियर रशीद वाहिद एक ऐसा लीडर है जिसको अभी तक रिहा नहीं किया गया है। हालांकि इंजीनियर रशीद पर ऐसे इल्ज़ाम हैं कि वो टेरर फंड के मामले में जेल में हैं और एनआईए की तरफ से उन पर केस किया गया है, जिसकी समाअत अभी होना बाकी है। उसमें वो क्या उन्हें सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से उन्होंने उस चीज़ को बुनाया और एक लहर सी पैदा कर दी, ख़ासतौर पे अगर हम ये देखेंगे जो यंगर जनरेशन है उनको उन्होंने मोबिलाइज़ किया, और वहाँ पर सिर्फ ये बात कही गई कि वाहिद एक ऐसा लीडर है जो कश्मीरियों की आवाज़ को आगे बढ़ाता है, उसको अभी तक जेल में रखा गया। तो उसने पूरा समीकरण बदल दिया बारामूला की सीट का। वो जैसे ही पोलिंग हुई थी उस दिन से ऐसा लग रहा था कि यहाँ जो अब मुकाबला है, मुकाबला अब पहले ये कहा जा रहा था कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में है, लेकिन जब इंजीनियर रशीद ने जिस तरह से कैंपेन की, वो जिस तरह से उसमें लोग जुड़े, तो उसी से वो समीकरण बदल गया। और तभी से ऐसा लगने लगा था कि इंजीनियर रशीद यहाँ बाजी मार सकते हैं, और आज जहाँ जैसे अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन उनकी जो लीड है उसे ऐसा लगता है कि इंजीनियर रशीद जो है वो वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। और जहाँ तक हम अगर साउथ की बात करेंगे, क्योंकि दो दिग्गज थे, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो कि नॉर्थ से लड़ रहे थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जो कि साउथ से लड़ रही थी। पहले भी हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान बहुत काफ़ी देर तक लफ्ज़ी जंग भी चली। वहाँ ये कहा गया कि पहले उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि हम साउथ की सीट नहीं छोड़ सकते हैं, वहाँ से हमारा सिटिंग एमपी है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि नहीं, वो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं। बीजेपी ने ये कोशिश की कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है उसको वहाँ पर प्रमोट किया जाए, क्योंकि ऐसा शायद उन्हें उस पार्टी को लग रहा था कि जिस तरह से उनका ये दावा है कि जो वो कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर वैली के अंदर जाने की, तो शायद उनकी बात वहाँ बन नहीं पाएगी। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी बात आपको ये देखना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत बड़ा दाव खेला, जो मियां अल्ताफ़ अहमद को वहाँ से उतारा। और बिल्कुल उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज शायद अपने उस फैसले पे काफ़ी खुश होंगे कि उन्होंने मियां अल्ताफ़ अहमद को वहाँ से उतारा, जिसकी वजह से न सिर्फ पीडीपी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी उन्होंने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। मुनज़्ज़म मैं ये बताऊँ आपको, क्योंकि अनंतनाग की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सिर्फ साउथ कश्मीर से तक ही महदूद नहीं है, वो अब राजौरी और पूंछ तक भी आ चुकी है। यानी बीजेपी जो ये कह रही थी कि राजौरी पूंछ में, जो कि जम्मू डिवीज़न का हिस्सा है और पहले जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आता था, और वहाँ बीजेपी ने काफ़ी मेहनत भी की और ये समझा जा रहा था कि वहाँ उन्हें काफ़ी वोट मिलेगा। लेकिन वहाँ जब उन्होंने ये कोशिश की कि अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो वहाँ ज़फ़र इकबाल मनहास जिसको पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मैदान में उतारा था, तो बीजेपी ने पूरा जोर लड़ाया, पूरा दमखम लड़ाया। हालांकि जब चुनाव वहाँ के मुलतवी हो गए थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने ये कहा था कि ये जो कदम उठाया गया वो जानबूझ के उठाया गया है, कहा गया था कि ये तो ये जो है अपनी पार्टी को जिताने के लिए
हरबे अपनाए जा रहे हैं। बिल्कुल हमारे इस पर हम जरूर बात करेंगे। और मनोज, आपको बता दें हसनैन मसूदी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी मैं रिएक्शन जानूंगी इस पूरे मामले पर। लेकिन उससे पहले हमारे साथी पवन इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी ऑफिस से जुड़े हुए हैं। पवन, कैसा माहौल बीजेपी ऑफिस में? देखिए, जिस तरह से शुरुआत हुई थी रुझानों की और शुरू के कुछ समय के अंदर ही जो एनडीए जो है 300 पार पहुंच गया था, तो तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे रुझानों में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी बनाते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ बीजेपी दफ्तर में जो है बहुत ज्यादा उत्साह का माहौल नहीं है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी अकेले अपने दम पर 300 पार जाएगी। लेकिन अभी जो है बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अकेले अपने दम की अगर बात करें 240-41 सीटें फिलहाल बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। तो इसी को लेकर तमाम तरह की कयासबाजी भी शुरू हो गई है, तमाम तरह के पार्टियों के अपने अपने दावे भी शुरू हो गए हैं। इसी के बीच बीजेपी ने अपनी एक बड़ी बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है। वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह दोनों पहुंचे हुए हैं और बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठकर आगे की किस तरह से रणनीति तैयार करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उस सब विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो टीडीपी से, या फिर जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार हो, या जो हम पार्टी से जीतन राम मांझी हो, उन तमाम सहयोगी दलों से बातचीत करना शुरू कर दिया है। फिलहाल भले ही वो सिर्फ उनको जीत की मुबारकबाद दे रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक संकेत माना जा रहा है, एनडीए को एकजुट दिखाने की कोशिश हो रही है। आपने देखा कि रामविलास पासवान की जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनका भी ट्वीट आया कि हमारी जो पार्टी है वो एनडीए के साथ है और फिर एक बार मोदी सरकार। हालांकि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनकी तरफ से प्रयास यही है कि एनडीए को एकजुट दिखाया जाए, लेकिन वहीं जो इंडिया गठबंधन जो है उनके तमाम सदस्यों के द्वारा ये कोशिश की जा रही है। पवन, आपने एक बात जो यहाँ पर की है कि एनडीए अलायंस कोशिश कर रही है कि वो दिखाए कि वो एकजुट है। हालांकि चुनाव के दौरान जो है हमने देखा कि इंडिया अलायंस तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए दिखाई दिए, एकजुट होते हुए दिखाई दिए, लेकिन एनडीए अलायंस में हमने उस तरह की यूनिटी इस बार देखने को नहीं मिली। उसके कई वजूहात थे, कई जो अलायंस पार्टियां थी वो नाराज भी दिखाई दी थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम पहले दर्शकों को बता दें, बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कल दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक होने जा रही है। जीते हुए सांसदों को दिल्ली आने का निर्देश, और वहीं बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों को निर्देश दिया गया है और बैठक में सरकार के गठन का खाका तैयार किया जाएगा। तो अब मीटिंगों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अपनी अलायंस पार्टियों से मिलने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। चाहे हम इंडिया अलायंस की बात करें कि वो नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तेलुगु देशम पार्टी से मिलने की बातें हो रही हो, तो वही अब बीजेपी के हवाले से हम आपको ये खबर बता दें। बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये खबर है, बड़ी खबर है। कल दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक होने जा रही है, एक काफी अहम मीटिंग होने जा रही है और जीते हुए सांसदों को दिल्ली आने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी और सहयोगी दलों के जो है वो सांसद, उनको निर्देश दिया गया है कि वो इस बैठक में शामिल हो और बैठक में सरकार के गठन का खाका तैयार किया जाएगा। पवन, जो मीटिंग अब मुलाकात का और अलायंस पार्टियों से मिलने का दौर जो है वो अब शुरू हो चुका है। चाहे इंडिया अलायंस के हवाले से पहले ऐसी खबर आई थी कि नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश हो रही है, या फिर तेलुगु देशम से बात करने की कोशिश हो रही है। अब बीजेपी सूत्रों के हवाले से भी यह खबर आ रही है कि कल दिल्ली में जो है बैठक होगी और वो सांसद जो जीत दर्ज करेंगे उनको दिल्ली आने का निर्देश है, इस मीटिंग में ज्वाइन करने का निर्देश है, ताकि जो सरकार बनेगी उस हवाले से एक खाका तैयार किया जाएगा। देखिए, आपको बता दूं कि बैठकों का दौर जारी हो गया है। जैसे कि मैंने बताया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। वो तमाम जो एनडीए के पार्टनर्स हैं उनसे तमाम दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और कल जो है वो संभावित है एनडीए के लीडर्स की मीटिंग हो, उसमें सभी सांसद शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन जो एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उनके प्रमुख जो नेता हैं वो उस बैठक में शामिल रहेंगे। अभी तक हालांकि बैठक का समय निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन कल संभावित तौर पर
एनडीए के जो घटक दल है उनकी बैठक होने जा रही है। तमाम जितने भी घटक दल हों, चाहे वो टीडीपी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, या फिर जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, या उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं आरएलडी हो या अपना दल एस हो, तमाम ऐसी पार्टियां हैं, उनके तमाम जो प्रमुख जो नेता हैं उनसे संपर्क साधकर बातचीत की जा रही है। और कहीं ना कहीं कल के लिए संभावित जो है एनडीए की बैठक रखी गई है, उसमें तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो शामिल होंगे। फिलहाल सांसदों को नहीं बुलाया गया है, लेकिन सिर्फ जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनके प्रमुखों को यहां दिल्ली बुलाने की बात कही जा रही है। और यहां तमाम दल जो है वहां बैठकर एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे, वो दिखाएंगे। जिस तरह की मैंने बताया कि खुद गृहमंत्री अमित शाह जो है तमाम जो घटक दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनको फोन करके शुभकामनाएं दी, उसके साथ साथ नीतीश कुमार से फोन पे बात की, जीतन राम मांझी से फोन पे बात की, उनके साथ साथ जो तमाम जो अन्य दल हैं उन सबसे फोन पे बातचीत कर रहे हैं। और फोन पे बातचीत करके कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन के जो शरद पवार हैं उनकी तरफ से ये भी खबरें आ रही थी कि वो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से संपर्क साध सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। चूंकि बीजेपी खुद अपनी तरफ से अगर अभी तक के रुझानों की अगर बात करें तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए नहीं दिखाई दे रही है, तो एनडीए की अलायंस के साथ मिलकर ही सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो बीजेपी ये चाहती है कि एनडीए एकजुट दिखे, तो बिल्कुल, और जरूरी भी है कि अगर बीजेपी चाहती है उनकी सरकार दोबारा आए तो एनडीए का मजबूत रहना न सिर्फ दिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि आपने भी बताया कि शरद पवार के हवाले से भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की कोशिश, तो चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही कोशिश करेंगे कि बातचीत जो है वो हो जाए। और ये भी एक तरह से कहा जा रहा कि नीतीश कुमार को हो सकता है एक बड़ा पद देने की बात की जाए, तो क्या वो एनडीए से निकलकर इंडिया अलायंस में शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू को अगर प्रस्ताव दिया जाता है कि एक स्पेशल स्टेटस का आंध्रा के लिए, तो क्या वो मान जाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें अब देखने वाली बात है, लेकिन अभी के लिए अगर बात की जाए तो क्या माहौल और कैसा मूड जो है वो बना हुआ है दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में, पवन? देखिए, दिल्ली बीजेपी ऑफिस की बात करें तो कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, क्योंकि वो उनको उम्मीद थी कि 300 से ज्यादा सीट अकेले बीजेपी जीत के लेके आएगी, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं 240-45 के आसपास सिमटती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। तो ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं है। लेकिन हालांकि वो कार्यक्रम जिस तरह से प्रधानमंत्री, क्योंकि एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्रधानमंत्री तकरीबन शाम को 7-7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और तमाम देश भर के कार्यकर्ताओं को बीजेपी मुख्यालय से संबोधित करेंगे। जिस तरह से परिणाम हालांकि बीजेपी जिस तरह से उम्मीद कर रही थी उस तरह के दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहां से एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए जो है फिर से सरकार बनाने जा रहा है और एनडीए जो है उत्साहित है परिणामों को लेकर। हालांकि उसके बाद में तमाम तरह की समीक्षाएं की जाएंगी, किस तरह से क्यों आखिर ऐसा हुआ। उत्तर प्रदेश से बीजेपी को उम्मीद थी कि 60 से ज्यादा सीट जीतेगी, वहीं बीजेपी बहुत खराब प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जहां जहां पार्टी बहुत खराब प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, उसके क्या कारण रहे, कहां चीजों को ठीक किया जा सकता था, उन सब विषयों पर समीक्षा की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है और उसके चलते बीजेपी समेत तमाम एनडीए के दल जो हैं वो एकजुट हैं और बहुत सारे उत्साहित हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए जो एक उम्मीद बनी हुई थी कि बीजेपी अकेले ही जो है बहुमत ला सकती है, वो होता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए जितनी मायूसी की बात है, इंडिया अलायंस के लिए उतनी अच्छी बात है और वो कॉन्फिडेंस भी उनमें झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और कई राज्यों में हम यहाँ देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है जहाँ पर कांग्रेस का होल्ड था वहाँ पर बीजेपी का होल्ड बनता हुआ, चाहे ईस्ट या साउथ की हम बात कर रहे हैं स्टेट्स की, वहाँ दिखाई दे रहा है। तो यूपी की जब हम बात करें, वहाँ का सिनेरियो, वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती हुई दिखाई दे रही है अखिलेश यादव के हवाले से खास तौर से। बहरहाल अब जो है सरकार फिर आगे किस तरह से बनती है और गठजोड़ किस तरह से होता है, वो अब उस हवाले से अब बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो ही चुका है। पवन, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, साथ ही साथ हमारे मेहमानों का भी बेहद शुक्रिया। हसनैन मसूदी साहब, वानी साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मनोज कौल, बेहद शुक्रिया। तो लगातार आपको अपडेट दे ही